हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे पुष्यमित्र शुंग का सच जो आपसे छुपाया गया। इस वीडियो में हम जानेंगे पुष्यमित्र शुंग का पूरा इतिहास, और जो लोग पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण बोलते हैं उसके बारे में भी सही जानेंगे, और जो ये बोलते हैं कि ये ब्राह्मण नहीं थे उसके बारे में जानते हैं। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट दोनों जानेंगे। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में बना रहे हैं, आपको क्लियर और सटीक जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं और लिखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के पूर्व सभी शासक बौद्ध और शुंग के बाद में भी जितने भी शासक हुए हैं वे सारे बौद्ध और प्राकृतिक गुण धर्म स्वभाव के अनुयायी थे। तो फिर ये एक लौता शुंग ब्राह्मण और वैदिक अनुयायी कैसे हो सकता है, यह सवाल है। फिर आज पुष्यमित्र शुंग को लेकर कैसे कहा जा सकता है कि मौर्य काल में भी वैदिक सभ्यता और संस्कृति थी? क्या उस समय भारत में जातियों की उत्पत्ति हो गई थी? अगर जातियों की उत्पत्ति हो गई थी तो फिर किसी भी सम्राट के अभिलेखों पर किसी जाति का नाम लिखा हुआ क्यों नहीं मिलता है? सवाल बहुत हैं, लेकिन सभी प्रश्नों का साक्ष्यजनक जवाब देने वाला कोई नहीं है। पुष्यमित्र शुंग के ब्राह्मण होने की कहानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में काफी प्रचारित की जाती है। जबकि शुंग मतलब पाली में शुंग के बाद हिंद बैक्टीरियाई यूनानी विदेशी शासक मध्य भारत से आए थे और बाद में वे सभी बौद्ध बन गए। आखिर ये करिश्मा कैसे हो गया? इतना ही नहीं, इन हिंद बैक्टीरियाई शासकों में सम्राट अशोक के बाद मीनांडर और सम्राट कनिष्क ऐसे शासक हुए जिन्होंने बौद्ध संस्कृति का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार का काम किए। पुष्यमित्र शुंग की कहानी यह है कि यह शुंग अंतिम बौद्ध सम्राट बृहदत्त मौर्य के दरबार में सेनापति का कार्य करता था, लेकिन उसने बृहदत्त की हत्या करते हुए मौर्य साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया और मौर्य वंश को समाप्त कर दिया। अब आपको देखना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वस्तु स्थिति कुछ और ही कहानी की ओर इशारा करती है। मौर्य वंश के सम्राट अशोक के बृहदत्त क्षेत्रों वाले साम्राज्य का स्वरूप और शक्ति सम्राट बृहदत्त के समय नहीं बचा था। देखें, सम्राट अशोक का विशाल राज्य का क्षेत्र चित्र संख्या आप लोग जो आप 29 में देख सकते हैं, लेकिन आज लोगों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है कि सम्राट बृहदत्त भी पूर्व के सभी मौर्य सम्राटों खासकर चक्रवर्ती सम्राट अशोक जैसा शौर्यशाली, बलशाली और गुणशाली था। जबकि सच्चाई यह है कि सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद ही उनके उत्तराधिकारी शासक कुणाल मौर्य से राज्य की सीमा का हास होना शुरू हो गया था। अंतिम शासक बृहदत्त मौर्य के समय तो पूर्व के सभी मौर्य सम्राटों के जैसा ना ही शौर्य था और ना ही गुण स्वभाव, जिस वजह से बृहदत्त मौर्य का राज्य सीमा सम्राट अशोक के साम्राज्य का लगभग चौथाई भाग के आसपास ही रह गया था। जिस वजह से बृहदत्त मौर्य के पूर्व समय से ही दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में सातवाहन वंश का साम्राज्य
स्थापित हो गया था और पश्चिम में कुरु जनपद, जो कि वर्तमान में पंजाब और दिल्ली तक हिंद बैक्टीरियाई शासकों का राज्य विस्तार हो गया था। इस बात की पुष्टि सातवाहन और हिंद बैक्टीरियाई के कार्यकाल को जानकर कोई भी कर सकता है। ऐसे सातवाहन, हिंद बैक्टीरियाई और बृहदत्त मौर्य का राज क्षेत्र का मानचित्र आप लोग चित्र संख्या 30 में देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनका राज्य फैला हुआ था। जिसे देख सकते हैं उस मानचित्र में जो गहरे रंग का भाग है, उसी गहरे रंग वाली भाग पर सत्ता मौर्य शासक के पास बची थी, यानी बृहदत्त मौर्य की शक्ति पूर्व के मौर्य शासकों से बहुत ही कम हो गई थी। वस्तुतः वह एक कमजोर शासक बन गया था और इसी का फायदा उठाते हुए इसका सेनापति शुंग, जो कि पाली में सुग, इसकी हत्या करते हुए सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया था। इस प्रकार से राजतंत्र में एक दूसरे की सत्ता हथियाने के अनेक षड्यंत्र और हत्या की कहानी इतिहास में मौजूद है, जो कि हमने पिछली वीडियो में जाना था। लेकिन आज के कुछ स्वार्थी लेखकों ने ब्राह्मण जाति की महत्ता को पूर्व काल में स्थापित करने हेतु तारतम्य युक्त पटकथा लिखने का कार्य किया है, जिस पटकथा में आज के बहुत से लोग इस हत्या को राजनीतिक रूप से सांस्कृतिक हत्या कहते हुए इस माध्यम से जाति व वर्ण का उदय और ब्राह्मणी व्यवस्था को स्थापित करते हुए प्रचारित और प्रसारित करते हैं, जिसको आज का भोला भाला समाज भी स्थापित करने पर तुला हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि अगर सही में आप लोगों को पुष्यमित्र ब्राह्मण वर्ग का प्रतीत होता है, तो उस पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कहीं या किसी अभिलेख में ब्राह्मण होने का कोई लिखित साक्ष्य मिला है क्या? यह प्रश्न है। पुष्यमित्र शुंग के काल में कोई वेद या वैदिक मंत्रों वाली संस्कृत भाषा का कोई साक्ष्य मिला भी तो नहीं है। फिर इतना हाय तौबा किस आधार पे आज हो रही है? पुष्यमित्र शुंग के काल के बारे में कई लोगों का मत है कि पुष्यमित्र ने अपने काल में पाणिनि और पांतजलि द्वारा संस्कृत में रामायण की रचना करवाई थी। लेकिन आज कोई भी शुंग काल की संस्कृत में लिखी हुई उस रामायण को साक्ष्य रूप देने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? यह सवाल है। जबकि साक्ष्य के तौर पर चीनी साहित्य में मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा सारनाथ स्तूप के मरम्मत का कार्य किया गया था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा लिखित कई साक्ष्य आज के संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप उनमें से एक भी प्रमाण बताएं जिसमें यह साबित हो कि पुष्यमित्र स्वयं या किसी के द्वारा भी वेद या वैदिक देवनागरी लिपि में वैदिक ग्रंथों की रचना करवाया था, या उस समय वेद या वैदिक व्यवस्था में चातुर्वर्णगत समाज मौजूद था। पुष्यमित्र शुंग भारत के बहुत ही छोटे से भूभाग का सम्राट बना था। ऐसे लोग अनुमान लगाते हैं कि शुंग ने जब मौर्य की सत्ता प्राप्त की, इस वजह से उसने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया होगा। लेकिन आज तक पाटलिपुत्र की धरती से मौर्य को छोड़कर किसी भी राजमहल
प्रसाद का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इस वजह से शुंग का किला यहाँ खोजना बेईमानी लगता है। शुंग का किला मध्य प्रदेश में सतना के पास बरहुत से मिला है। इस वजह से कहा जाता है कि शुंग ने अपनी राजधानी पूर्व काल का जनपद विदिशा को बनाया था। विदिशा के आसपास आज खुदाई में शुंग का काफी साक्ष्य मिला है, जिसको आज कोई भी देख सकता है। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य की वजह से उत्खननकर्ता ने मध्य प्रदेश में अव्यवस्थित बरहुत स्तूप को देव कोठार जैसे स्थान पर शिलापट लगाया है, जिसको आप चित्र संख्या 31 में देख सकते हैं। ईसा पूर्व में शानदार बौद्ध स्तूप जो बरहुत मध्य प्रदेश में बनाया गया था, इसके निर्माण का शिलालेख भी यहाँ मिलता है। इसके निर्माण के बाद इसके रखरखाव का कार्य पुष्यमित्र के जीवन के अंतिम शुरू किया गया था, जिसे उसके पुत्र और पौत्रों ने पूरा किया था। बरहुत के बौद्ध स्तूप की खुदाई से मार्गदाता गौतम बुद्ध और उनसे जुड़े कई साक्ष्य मिलते हैं, जो कलकत्ता के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं और आप चित्र संख्या 32 में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पार्ट 1 में जाना कि किस प्रकार से जो पुष्यमित्र शुंग था वह छोटे से भूभाग का राजा था और जिसकी हत्या की थी बृहदत्त मौर्य, वह राज्य भी छोटा हो गया था, जिसकी वजह से हम ये मानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग छोटा सा राजा था, जो बृहदत्त मौर्य था चक्रवर्ती सम्राट जैसा शासक नहीं था। और इस वीडियो के माध्यम से हमने यह भी जानने का प्रयास किया कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण नहीं था, वह एक बौद्ध शासक था। इसके प्रमाण और भी जानेंगे अगली वीडियो में। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और हाँ, यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।